हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्री बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन मैथ्स के बेसिक पेपर को डिस्कस करेंगे बेटा। सारी गाइडलाइंस आपको पेपर के स्टार्टिंग में दी गई होती है। 5 सेक्शन थे इसमें, है ना। तो टोटल क्वेश्चन थे हमारे पास 38, जिसमें से कि 20 फर्स्ट क्वेश्चन MCQ के होते हैं, जिन्हें आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यदि दो धनात्मक पूर्णांक m और n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जहां PQ अभाज्य संख्याएं हैं, तो SCF बताना है इन दोनों नंबर्स का। देखिए लिख लेते हैं इन्हें, PQ पावर 3 एंड PQ Q स्क्वायर। अब SCF कैसे निकालते हैं बेटा? SCF का मतलब आप हर एक फैक्टर की छोटी घातें देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो यहाँ जब इस तरीके से आपके पास नंबर्स हैं, तब आप हर एक फैक्टर की छोटी घातें देखेंगे, उल्टा चलते हैं। तो P की पावर 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो छोटा कौन हुआ? P की पावर 1, है ना। अब Q की देखो, 2 इधर 3 इधर, छोटा कौन है? 2, तो PQ स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर बी। बहुपदों में से किस बहुपद के शून्यांकों का योगफल गुणनफल के बराबर है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपका सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों मेरे बराबर होने चाहिए। तो आपको देखना है कि कहाँ पर मेरे इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एक बहुपद है जहाँ पे ये चीज़ें बराबर हैं। तो एक तो माइनस प्लस के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वो ऑप्शन लेना है जहाँ पे साइन डिफरेंट हो। तो आपके पास देखो, ये तो तीनों ही जमा के हैं, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि माइनस की टर्म अदरवाइज कभी भी जमा की टर्म के बराबर नहीं हो सकती। अगर क्वेश्चन में एक ऑलरेडी माइनस आ रहा होगा, जब भी ये ऐसा पॉसिबल है कि माइनस माइनस प्लस मिलके प्लस के बराबर हो जाए। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आपके बिल्कुल ही नहीं आएंगे। आपको चेक करना है B और C में से, ठीक है। तो A में से भी आप लिख के भी देख लीजिए, चाहे ये क्या बना, -b/a, -1/1 और c/a भी 1/1। तो माइनस कभी प्लस के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कह सकती हूँ कि A और D तो मेरे बिल्कुल ही नहीं है। अब B को चेक करते हैं, -b लेना है ना, एक माइनस पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएगा? 1/1, और c/a भी 1/1। देखो अब हो गया ना 1 = 1, तो ऑप्शन B हमारा आंसर है। कौन सी रेखा 2x - 3y = 5 के समांतर नहीं है? तो समांतर नहीं है आपसे पूछा, इज नॉट पैरेलल टू। समांतर की कंडीशन क्या होती है, पहले वो लिख लेते हैं। a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप चेक करो, देखो यहाँ पे 2x - 3y = 5 के समांतर कौन कौन सी हैं? ये देखो, इसमें ये दोनों a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू 5/1 है ना, तो ये तो समांतर है, क्योंकि इसमें a1 a2 और इनका ये पहले ऑप्शन हमारा फॉलो हो रहा है। इसमें देखो 2 का डबल कर दिया, 3 का डबल कर दिया, और 5 का, ये c1/c2 के बराबर नहीं है ना, तो ये भी इसका मतलब समांतर है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 2/6 3 गुना हो रहा है, ये भी 3 गुना हो रहा है, और ये 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब ये भी समांतर है। तो अब हमारे को कौन सा चेक करने को बचा? D। इसको भी चेक कर लीजिए, 2/2, फिर -3 - 3, ये पहले ही दोनों इसमें बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें तो ये दोनों बराबर चाहिए थे, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो आंसर इज D। समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के समान मूल हैं, तो k का वैल्यू बताइए। मूल समान है, तो सबसे पहले मूल समान है का क्या मतलब है? D = 0। अब D को कैसे लिखते हैं? b² - 4ac = 0। अब A देख लो क्वेश्चन में से ध्यान से, A कितना हो गया? 9, B क्या हो गया? 6k, और C हो गया आपका 4। अब बहुत ध्यान से यहाँ वैल्यूज रख देंगे,
बी 6k है तो 6k का वर्ग आपने ब्रैकेट में रख के करना है। -4 × 9 × 4 = 0। 6k को खोलेंगे तो 36k²। यहाँ देखिए 36 कॉमन आ गया। k² = 4, k = ±2। जब भी आप दूसरी तरफ जाके अंडर रूट करेंगे आंसर हमेशा प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यदि एक समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल n² है तो इसका nवां पद बताइए। तो बेटा हम क्या करते हैं, nवां टर्म हमें बताना है ना, हम इसकी फर्स्ट टर्म निकालते हैं और d निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो वही होती है जो s1 होता है। s1 का मतलब n की जगह आप 1 रख दोगे तो ये क्या बन गया 1 खाली। अब s2 निकालते हैं। s2 का मतलब n की जगह 2 रख दो, 4 हो गया। अब a2 कैसे निकलेगा, s2 - s1 यानी कि 3। अब AP क्या बन गई आपकी 1 3 5 7। 1 पहला नंबर 1 है, फिर 3 है, इसका मतलब 2 2 का गैप है, आप समझ जाएंगे एकदम से। तो 1 3 5 7 ये हमारी AP हो गई। अब इसका nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे a + n - 1 d। a भी आपको पता है 1 है और d कितना है 2 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2n - 1 हमारा आंसर C इज करेक्ट। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद ये हैं तो P का वैल्यू बताइए। जब भी तीनों पद आपको लगातार दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, दूसरे में से पहले को घटा के D बन जाएगा और तीसरे में से दूसरे को घटा के D बन जाएगा और D हमेशा बराबर होता है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। a2 - a1 = a3 - a2। तो 15 घटा 15 में से 2p + 3 आपको माइनस करना है। 2 टर्म्स हैं इसलिए ब्रैकेट लगानी है आपको। फिर a3 लिखोगे पहले, फिर उसमें से a2 को माइनस कर दिया। ब्रैकेट खोलेंगे ध्यान से, बाहर माइनस है इसका मतलब साइन बदल जाएंगे। अब सारी टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे एक जैसी आप। सारी कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी होती है बेटा। क्वेश्चन आपको आते भी हैं, मिस्टेक आप सिर्फ कैलकुलेशन करते टाइम करते हैं ना, और नंबर भी कटवा देते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु A और B से समदूरस्थ है। 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं बेटा। जब हमें समदूरस्थ एक दिया गया होता है तब तो आप बड़े इजीली कर लेते हो। अब ये 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं और चारों को या तो हमें चेकिंग करनी है कि इसका इसके साथ डिस्टेंस निकालूं फिर इसके साथ भी निकालूं, है ना, तो दोनों बराबर आएंगे। तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्वेश्चन। अदरवाइज़ हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार इसका मिड पॉइंट और निकाल के चेक कर लेना है आपको ऐसे क्वेश्चन में। अदरवाइज़ इसका तरीका वही है कि आप एक एक का डिस्टेंस निकालो, लेकिन क्योंकि मिड पॉइंट भी तो दोनों इधर उधर के पॉइंट से समदूरस्थ होता है ना, तो आप पहले इनका मिड पॉइंट निकाल के चेक कर लेते हैं। क्या पता इनमें से कोई मिड पॉइंट हमें दे रखा होगा तो हमारा आंसर सीधा वही हो जाएगा। तो A और B का मिड पॉइंट निकालते हैं। -2/2 -2/2 दैट इज -1 -1, जो कि ऑलरेडी एक ऑप्शन है ना। तो मुझे अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। यदि बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x का मान बताइए। वेरी इजी, एक आपने चतुर्भुज बना लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए ध्यान से। सीरियल से चलेंगे आप, जो इसने बोला है सीक्वेंस वही हम रखेंगे अपने चतुर्भुज का भी। अब क्या हुआ, x की वैल्यू निकालनी है। x क्या होता है, इसका मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट के इक्वल होता है। तो इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, x = 1/2, और वो किसके बराबर होगा 3 = 4/2 के। क्योंकि y के साथ मुझे कुछ नहीं करना, y कोऑर्डिनेट के साथ, इसलिए सिर्फ मैंने मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाला है। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। x = 6। यदि एंगल A = C, AB = 6,
ए पी इक्वल टू 12, सी पी 4, तो सी डी बताइए। अब आपके पास क्या है बेटा, दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि एक तो एंगल बराबर दे ही रखा है और एक ये शीर्षमुख बराबर होते ही हमें पता है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ए के साथ कौन सा नाम लिखना है आपने, सी, और पी के साथ पी लिखना है, ये ध्यान रखना है ना, पी के साथ पी तो रह गया बी के साथ डी। अब इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी हमें पता है, तो 6 के साथ ए बी के साथ कौन सी लाइन जाएगी, सी डी, 6 बटा सी डी बराबर होगा ए पी कितना दे रखा है 12, और ए पी के साथ कौन सी लाइन जाएगी, सी पी जो कि 4 है ना, सीधा 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब सी डी हमारा 2 है, 4 को 3 से गुणा करोगे 12 आएगा ना, तो यहाँ पे सी डी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी बटा डी बी 3/5 है, ये 3 हिस्सा है तो ये 5 हिस्सा। ए सी 4.8, इधर पूरी लाइन दे रखी है, ध्यान से क्वेश्चन को बार बार समझना है, क्लियर करना है। इधर तो इनके पार्टीशंस की वैल्यू पता है, इधर ये पूरी लाइन पता है 4.8, और ए ई बताना है। अब क्या होता है बेटा, अगर इसके पार्टीशन इक्वल हैं तो इसको अगर मैं इसके पूरी लाइन के साथ लेती हूँ तो भी रेशो इक्वल आता है ना, तो हम इस तरफ भी इसकी पूरा रेशो लिखेंगे, ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी। ए डी के साथ मैंने पूरी लाइन लिख दी और ए ई के साथ भी पूरी लाइन लिख दी, ए ई बटा ए सी। अब ए डी की वैल्यू आपको पता है 3 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ए बी कितना हो गया 8, तो अब मैं नीचे 8 लिख दूंगी। ए ई भी हमें निकालना है और ए सी उसने ऑलरेडी दे रखा है 4.8। यहाँ से आपकी इक्वेशन बन गई, ये ऊपर चला गया, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे बस। 1.8 cm इज आंसर। त्रिभुज ABC का परिमाप बताइए, वेरी इजी, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 4 है तो ये 4 है, उसके बाद सबको जमा कर देना है, ठीक है। तो ध्यान से अपने आप समझना है इसे। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी बताइए। बहुत ही बिल्कुल पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 3 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर है, ये बेस लाइन 4 है, तो इसका हाइपोटेनस कितना होता है 5 सेंटीमीटर है ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, हमें याद है, तो सीधा आंसर 5 है। cos A इज़ 1/2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, फिर से cos A 1/2 है, तो इसका मतलब A कितना हो गया, कौन से एंगल पे 1/2 होता है, ये 60 डिग्री पर, आपको टेबल याद होगी। ऐसे अब साइन ए को साइन बी को भी देख लेते हैं, साइन कहाँ पर 1/2 होता है 30 डिग्री पे, इसका मतलब जो इसका एंगल है B दैट इज 30 डिग्री। अब इसने इन दोनों को जमा करने को बोला है, आंसर इज 90 डिग्री। 2 cos 3θ इक्वल टू 1, इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं। अब देखो बेटा, हमें 2 को नीचे ले जाना है, इसे 1/2 हो गया। अब अभी हमने देखा था 1/2 कहाँ पर होता है, कॉस है ना, 1/2 होता है ये 60 डिग्री पर, तो इसका एंगल कौन सा है, अभी तक हम सिर्फ सिंगल एंगल को लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसका एंगल कौन सा है, ये पूरा 3θ, इसका मतलब 3θ की वैल्यू 60 डिग्री है। अब थीटा कितना आ गया, ये 3 इधर जाके भाग हो गया 20 डिग्री। आप देखिए बेटा, ये जो 2 था पहले, ये नंबर है, इसको पहले हमने इसको भाग में ले आए, इधर का 3 आप यहाँ से नहीं हटा सकते, ठीक है, ये एंगल है, क्योंकि जब ये कॉस का साइन इसके साथ हट गया तब ये इसका नंबर हमने इधर जाके भाग में ले आए, अदरवाइज आप पहले ही इस 3 को नहीं हटा सकते। कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, तो एंगल क्यू पी आर बताइए। अब बेटा ये देखिए, ये कितना बना, ये 3 है, ये
लंब 3 है और कर्ण 6 है, तो कौन सा रिलेशन लगा इसके बीच में? P/H क्या होता है हमारा? साइन थीटा। तो साइन लिख लेते हैं इसे, थीटा इसका कौन सा माना जाएगा? R। अगर मैं R एंगल के साथ देखूं तो ये लंब है, ये कर्ण है। 3/6 यानी कि 1/2। अब साइन में 1/2 कहाँ पर होता है? 30 डिग्री पे। इसका मतलब R कितना है? 30 डिग्री। लेकिन उसने पूछा कौन सा है? QPR, ये वाला पूछा है। तो इसका मतलब ये 30 है, तो ये कितने का बचा? 60 डिग्री का। यदि एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/3 है तो त्रिज्य खंड का कोण बताइए। देखिए बेटा, पूरे क्षेत्रफल का 1/3 है तो पूरे कोण का भी वो 1/3 ही कोण बना रहा होगा। पूरा कोण कितना होता है वृत्त में? 360। तो इसको 3 से भाग कर देंगे, आंसर आ गया 120 डिग्री। यदि PE बराबर 0.935 तो PE नहीं है का, तो दोनों टोटल हमें पता है प्रायिकता का टोटल हमेशा 1 होता है। तो कोई चीज़ इतनी बार हो रही है तो कितनी बार नहीं होगी, हम 1 में से माइनस कर लेंगे। तो 1 में से माइनस आप 1.000 कितनी भी लगा सकते हैं। डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए। फिर हमने लिखा 935। अब ध्यान से इसे माइनस करेंगे, आंसर आ गया 0.065। तो आप में से कई बच्चे यहाँ 1 में से भी माइनस करने में गलती करते हैं, तो बेटा बी केयरफुल। नेक्स्ट है, एक पासे को एक बार फेंका जाए तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। पासे पर सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6। प्रायिकता बन गई 3/6 यानी कि 1/2। अब देखिए, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें असर्शन और रीज़न दिया गया। हमें अपने इनको पढ़ के केयरफुली आंसर देना है। आपने ए ऑप्शन जब देना है जब दोनों बातें सही हैं और आर उसका रीज़न सही दिया गया है। बी ऑप्शन आपने जब देना है जब ए आपका सही है, दोनों चीज़ें अलग अलग देखी जाए तो सही है, लेकिन रीज़न उसके साथ मैच नहीं कर रहा है ना, वो रीज़न उसके लिए नहीं है, ए पार्ट के लिए। सी ऑप्शन आपने जब देना है जब ए आपकी बात सही है लेकिन दूसरा रीज़न उसका बिल्कुल गलत है। डी आपने जब देना है जब ए गलत है लेकिन रीज़न सही है। तो इसे पढ़ते हैं बेटा। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q है तो PQ समांतर BC होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है ना। किसी मध्य बिंदु को इधर से मिला रहा है। मध्य बिंदु थ्योरम हमने 9th में भी की होती है और अभी भी हमें इसकी काफ़ी नॉलेज है। यदि एक रेखा एक त्रिभुज की किसी 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये क्या है? थेल्स थ्योरम का विलोम है, ये जो कि अभी हम 10th में करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों बातें हमारी सही हैं। तो आंसर आ गया आपका ए। नेक्स्ट है, थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। बिल्कुल ठीक है। 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और कॉस 45 भी कितना होता है? 1/√2। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि कोई भी एंगल हो ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होंगी। बिल्कुल गलत है ना। आपने देखा भी होगा टेबल में। और हर एंगल के लिए इनकी वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं। सेम कहाँ पर होती है? सिर्फ 45 डिग्री पर। इसका मतलब ये बात हमारी सही है लेकिन रीज़न बिल्कुल गलत है। तो आंसर कौन सा बना इसका? सी। बेटा MCQ करते टाइम आपको बहुत केयरफुली अपने क्वेश्चंस का आंसर विद सॉल्यूशन वहाँ पर देना होता है। ये नहीं है कि आपने कहीं से चीटिंग कर ली और सीधा ऑप्शंस पे टिक कर दिया। वहाँ ज़रूर आपको अपना कैलकुलेशन वर्क शो करना है बेटा। बहुत ही ध्यान रखनी है ये बात।
कई जगह होता है कि डायरेक्ट हमें आंसर पता होता है, तो आप कहीं 1-2 क्वेश्चन में या 3-4 क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर को मार्क कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि चाहे रफ वर्क में, लेकिन आपकी कैलकुलेशन ज़रूर वहाँ पर शो होनी चाहिए, जिससे टीचर को ये ना लगे कि बच्चे ने नकल मार के आंसर किया है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।